हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 21 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। किस मंत्रालय ने हाल ही में स्पाइस प्लस प्रोग्राम शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने, वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, या कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने? आपका राइट ऑप्शन है इसमें वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने। देखिए, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में इस बात की जानकारी दी गई है कि भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के एक भाग के रूप में 23/2/2020 से प्रभावी रूप से लागू स्पाइस प्लस प्रोग्राम को वेब फॉर्म को इसमें अधिसूचित किया गया है। मतलब जो पहले प्रोग्राम चल रहा था, परंतु अब इसके वेब मामले में या इंटरनेट आधारित वेबसाइट इसमें शुरू की गई है। वेब फॉर्म में 3 केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों, साथ ही एक राज्य सरकार यानी कि महाराष्ट्र और विभिन्न बैंकों के द्वारा दी जाने वाली 10 सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। कंपनी संशोधन विधेयक किस स्तर से हाल ही में पारित या पास हुआ है? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा या उपरोक्त सभी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें लोकसभा से। देखिए, लोकसभा ने हाल ही में कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही इस विधेयक में कुछ अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर निकाला गया है। विधेयक पर चर्चा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि गंभीर किस्म के अपराध आर्थिक जुर्म की श्रेणी में पहले की तरह ही बने रहेंगे। पहले इन अपराधों की संख्या 35 थी, जो कि नॉन कंपाउंडेबल अपराध की श्रेणी में आते थे। अब भी वह संख्या 35 ही रहेगी। ठीक है। और क्या किया गया है इस विधेयक में? विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर भारतीय कंपनियों की प्रत्यक्ष लिस्टिंग की अनुमति देता है और साथ ही सामाजिक दायित्व नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कंपनी अधिनियम में जोड़े गए जो आपराधिक प्रावधान थे, उनको भी इस विधेयक के द्वारा अभी रद्द किया गया है। इतना भी आप इस क्वेश्चन में से याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस एक सार्वजनिक उपक्रम कंपनी के सभी उत्पादों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स प्रमाणन प्रदान किया गया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन? ठीक है। नेक्स्ट आपका जो राइट ऑप्शन है इसमें हिंदुस्तान ऑर्गेनिक कंपनी लिमिटेड। देखिए, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक कंपनी लिमिटेड जो कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है, को सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS प्रमाणन जो है वो प्रदान किया गया है। HOCL जो है अपनी स्थापना के बाद से ही रसायनों के निर्माण में अग्रणी रहा है और गुणवत्ता इसका आदर्श वाक्य है। यह कंपनी एक या दूसरे तरीके से भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन एवं उसका कार्यान्वयन करती है। इस कंपनी के सभी उत्पादों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, खास करके दवा उद्योग में, जहां पर उत्पाद की उच्चतम गुणवत्ता की मांग भी की जाती है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट डेट है आज की आपकी। लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? 12, 13, 14 या 15? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 15 सदस्य। देखिए, संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि व्यापार सलाहकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। इन्होंने हाल ही में विधायी व्यवसाय और चल रहे मानसून से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। इसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कि अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वे पदेन अध्यक्ष इसके होते हैं। स्पीकर के द्वारा नामित किए जाने के बाद में एक नई समिति का गठन हर वर्ष किया जाता है। हर साल जून के पहले सप्ताह में कार्यालय की इसमें स्थापना की जाती है। समिति आमतौर पर प्रत्येक सत्र की शुरुआत में मिलती है और अन्य जब आवश्यकता पड़ने पर अन्य भी बैठकें कर सकती है। समिति अपनी पहल पर सरकार को सदन में चर्चा के लिए विशेष विषयों को आगे लाने के लिए भी सिफारिश कर सकती है और ऐसी चर्चाओं के लिए समय के आवंटन की सिफारिश भी कमेटी कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापार सलाहकार समिति का गठन पहली बार 14 जुलाई 1952 को किया गया था। इसे आप विशेष रूप से नोट डाउन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। ब्रूसेलोसिस रोग का कारण क्या है? प्रोटोजोआ है, विषाणु है, जीवाणु है या कवक है? आपका राइट ऑप्शन है इसमें जीवाणु है। देखिए, ब्रूसेलोसिस जो कि एक जीवाणु रोग है, मुख्य रूप से मवेशियों, सुअरों, बकरियों, भेड़ों, कुत्तों को संक्रमित करता है। वे संक्रमित जानवरों के साथ में जब भी सीधे संपर्क में आते हैं या दूषित पशु उत्पादों को खाते पीते हैं अगर, तो मनुष्यों को भी इससे संक्रमण हो सकता है। ठीक है। बीमारी के अधिकांश मामले जो है संक्रमित बकरियों या भेड़ों से अनपेक्षित दूध या पनीर के सेवन के कारण होते हैं। रोग के लक्षणों में बुखार, पसीना, अस्वस्थता, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द इत्यादि होता है। देखिए, ये प्रश्न आया क्यों है? क्योंकि चीन के लांचो शहर के स्वास्थ्य आयोग ने इस हफ्ते घोषणा की है कि पिछले साल एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिसाव के कारण ब्रूसेलोसिस बीमारी का प्रकोप हुआ था। तब से 3000 से अधिक लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इसलिए आपको इसे नोट डाउन करना है और याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। फेलुदा टेस्ट यानी कि क्रिस्पर CRISPR टेस्ट का संबंध किस बीमारी से है? डेंगू, एड्स, मलेरिया या कोविड-19? आपका राइट ऑप्शन है इसमें कोविड-19 से। देखिए, टाटा CRISPR यानी कि क्लस्टर्ड
रेगुलरली इंटरसेप्ट शॉर्ट पॉलिड्रोमिक रिपीट जांच जो है, जो कि CSIR और IGIB यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के द्वारा संचालित है, को KICMR के निर्देश के अनुसार ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DGCI से आज व्यावसायिक शुरुआत के लिए विनियामक मंजूरी प्राप्त हो गई है। इस जांच में SARS-CoV-2 वायरस के जीनोमिक अनुक्रम का पता लगाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक अत्याधुनिक CSIPR तकनीक का उपयोग होता है। यह जांच कोविड-19 के वायरस का सफलतापूर्वक पता लगाने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित CAS9 प्रोटीन को तैनात करने वाली दुनिया का पहली नैदानिक जांच है। यह भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, आगरा में निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम किसके नाम पर रखे जाने का फैसला किया गया है? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह या टीपू सुल्तान? आपका राइट ऑप्शन है इसमें छत्रपति शिवाजी के नाम पर। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने हाल ही में आगरा में निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। आगरा में हेरिटेज सेंटर और ताज ओरिएंटेशन सेंटर जैसी परियोजनाओं के साथ में मुगल संग्रहालय की आधारशिला तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2016 में रखी थी। ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास में लगभग 6 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस संग्रहालय का निर्माण मुख्य तौर पर मुगलों के समय के हथियारों, संस्कृति और पोशाक के बारे में पर्यटकों को अवगत कराने के लिए किया जा रहा है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नाम में परिवर्तन होने के साथ में इस परियोजना की प्रकृति में कोई परिवर्तन किया जाएगा अथवा नहीं। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, चर्चा में रहे कृषि विधेयकों में कौन सा शामिल नहीं है? कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक, कृषक कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक, आवश्यक वस्तु विधेयक या कृषक आयकर अधिनियम 2020? आपका राइट ऑप्शन है इसमें कृषक आयकर अधिनियम 2020 शामिल नहीं है, बाकी की तीनों शामिल हैं। बात कर लेते हैं बाकी तीनों अधिनियमों की बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है, क्योंकि इसके कारण एक मंत्री हरसिमरत कौर के द्वारा इस्तीफा भी मोदी सरकार में दिया जा चुका है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 की। तो इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है जहां पे किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात भी इसमें की गई है सरकार के द्वारा। बात कर लेते हैं सेकंड विधेयक की, तो कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 की। तो इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। यह बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करेगा। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता देना और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा इसमें उपलब्ध कराई जाएगी इस विधेयक के तहत। ठीक है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक की बात कर लेते हैं 2020 की। तो इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि बाजार में स्पर्धा इससे बढ़ेगी। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या उत्तर प्रदेश? आपका राइट ऑप्शन है इसमें गुजरात सरकार के द्वारा। देखिए, यह योजना जो है राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। MMUY के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह का गठन किया जाएगा। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। इसे भी आप याद रखना है और नोट डाउन करना है। बात कर लेते हैं गुजरात की, तो राजधानी है गांधीनगर, CM है विजय रूपाणी वर्तमान में, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत वर्तमान में। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? न्यूयॉर्क, मुंबई, मेलबर्न या सिंगापुर सिटी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें सिंगापुर सिटी। देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के साथ मिलकर के स्मार्ट सिटी इंडेक्स को जारी किया है। इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेटा और वहाँ के नागरिकों के विचारों के आधार पर शहरों की रैंकिंग इसमें जारी की जाती है। इस साल इंडेक्स में सिंगापुर सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में दुनिया के 109 शहर शामिल रहे हैं। सर्वे में लोगों से 5 प्रकार के 5 क्षेत्रों पर प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें कि सुरक्षा, परिवहन, प्रशासन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग इत्यादि पर सवाल पूछे गए थे। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप 5 सिटीज़ कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर सिंगापुर सिटी, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। दूसरा है हेलेंस्की, फिर है ज्यूरिख, फिर है ऑकलैंड और पांचवा है ओस्लो, जो कि नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय सिटी कौन कौन सी रही हैं? हैदराबाद है जो कि 85th रैंक पर है, दिल्ली 86th रैंक पर है,
दुबई 93rd रैंक पर है और बेंगलुरु 95th रैंक पर है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। ठीक है, चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो कल आपको दिया गया था। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को साइन किया है? अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, गोविंदा या शाहरुख खान? ठीक है, इसमें आपका राइट ऑप्शन था अमिताभ बच्चन। ठीक है, आज के लिए आपका प्रश्न है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी? मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना डिटेल में लिखने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप एक बार डिटेल में लिख देते हैं तो दोबारा फिर आप उसे कभी भूलते नहीं हैं। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।